हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने नेट जेआरएफ सीरीज या फिर सिंप्लीफाइंग ज्योग्राफी सीरीज का क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने कल्चर से स्टार्ट किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज की जो क्लासेस हैं वो मंडे एंड वेंसडे को शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे यूट्यूब पे आएगी। एंड बाकी के जो 2 दिन हैं, यानी कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को पेपर 1 की क्लासेस आएंगी। तो 2 दिन पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लास एंड 2 दिन पेपर 1 की क्लास आएगी आपके यूट्यूब पे। पेपर 1 का तो पूरा सिलेबस हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, यूट्यूब पे ही कवर करेंगे। ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूजीसी नेट 2025 दिसंबर एंड जून 2026, यानी कि जो दिसंबर 6 महीने और 1 साल का कोर्स है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे स्ट्रक्चर्ड वे में है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा तो आपने कल्चर के बारे में थोड़ा हमने स्टार्ट किया था, कल्चर के बारे में सीखा था। आज उसी के एक्सटेंशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल्चर का और क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या किस चीज से हम और जोड़ते हैं उसको, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली बार कल्चर के बारे में पढ़ा था, कल्चर क्या होता है, कल्चर का बेस क्या होता है, कल्चर सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें आपने समझा था। आशा है कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आई हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कल्चर डिफ्यूजन से, संस्कृति का प्रसार। देखो, जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होता है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक जगह है तो वहीं रहे। कल्चर अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक समाज से दूसरे समाज तक, एक परिवार से दूसरे परिवार तक, ये क्या होता है? प्रसारित होता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फैलता है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है कि स्प्रेड ऑफ कल्चर, आइडिया, इनोवेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कल्चरल डिफ्यूजन के समझते हैं, ठीक है। यानी कल्चरल डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड स्प्रेड ऑफ जो एटीट्यूड, इनोवेशन, जो कल्चर है उसका स्प्रेड। ओके, अब इसमें दो तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इन्वेंशन। पहला फैलाव कैसे होता है संस्कृति का, कि मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों ने कोई नई चीज सोची, कोई नया आइडिया सोचा कि हम लोग ये करते हैं तो क्या होगा, कि कुछ होगा। किसी चीज को किसी चीज से उसने जोड़ दिया और एक नए कल्चर को उसने शुरुआत करने की कोशिश की, ठीक है। तो वो एक कल्चर के प्रसार की तरह हमें दिखाई देता है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, तो पीके मूवी का एक सीन आता है जहाँ पे वो पत्थर पे वो सिंदूर बिंदूर लगा देता है कुछ, और फिर लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। उससे क्या आप देख रहे हो, उससे क्या आपको समझ में आ रहा है? कि कोई एक फिनोमिना स्टार्ट हुआ, उसको बाकी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, बाकी के लोग उससे कनेक्ट होना शुरू कर दिए। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो आगे से आगे एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में उसका स्प्रेड शुरू हुआ। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग कोई चीज फॉलो करते हैं एंड दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल उसको फॉलो नहीं करता है, बट दीज पीपल केम इन कॉन्टेक्ट। ये जो लोग हैं एक दूसरे के संपर्क में आए, तो संपर्क में आने से क्या होगा, इनका कल्चर आपस में एक्सचेंज होगा। तो इसके थ्रू भी, कल्चरल डिफ्यूजन के थ्रू भी आपका प्रसार होता है, संस्कृति का प्रसार होता है। तो डिफ्यूजन आपने समझ लिया। आगे क्या है, किस किस प्रकार से कल्चरल डिफ्यूजन हो सकता है? तो पहला है एक्सपेंशन डिफ्यूजन, विस्तार हो रहा है। कल्चरल का जो फिनोमिना है, जो संस्कृति का कोई भाग है, उसमें आप क्या देखते हो कि आगे बढ़ रहा है, एक को देख के दूसरे लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यानी कोई एक चीज शुरू हुई, उससे वो एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है उसका। और ये विस्तार दो तीन तरीकों से हो सकता है। पहला है कंटेजियस, जैसे कि बीमारियां आप देखते हो। अभी कोविड आया था, कोविड में क्या था, एक व्यक्ति को होता था, उस 4 लोगों को वो बीमारी दे देता था, ठीक है। वो 4 लोग हैं, वो आगे के लोगों को बीमारी दे देते, है ना। क्या हो रहा था, कंटेजियस था, संक्रमण के रूप में फैल रहा। तो जब भी कल्चर का जो डिफ्यूजन है वो एक व्यक्ति से ग्रुप ऑफ व्यक्ति की तरफ जाए, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ जाना शुरू हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंटेजियस कहते हैं। जैसे फैशन, जैसे आपने देखा होगा सलमान खान ने हाथ में वो ब्रेसलेट नीले कलर का पहनना शुरू किया। अब देखोगे बहुत सारे लोग उसी तरह का जो ब्रेसलेट है वो पहन के घूम रहे होते हैं, देखा होगा ना आपने। इस तरह से आपने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा होगा कि उसने एक
टैटू बनवाया था, वैसा ही टैटू उसके सारे फैन बनाए हुए घूम रहे हैं। अब उनको पता नहीं क्या है, क्यों बनाया गया, उनको नहीं आइडिया, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड शुरू हुआ, एक कल्चर शुरू हुआ, एक फैशन शुरू हुआ, तो एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पूरे ग्रुप में वो स्प्रेड हो गया। तो ये कल्चर एक्सपेंशन का, कल्चरल डिफ्यूजन का दूसरा तरीका है, जिसमें कंटेजियस डिफ्यूजन होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अगला कौन सा है? हायरार्किकल डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एक अथॉरिटी की तरफ से कोई इस तरह का कार्य किया जाता है जो कि कल्चर का रूप धारण करता है। ठीक है, यानी कि कंटेजियस में क्या है, एक से दूसरे में क्या, हायरार्की में क्या है, एक हायर स्तर के व्यक्ति से, हायर स्तर के ऑर्डर से लोअर, फिर लोअर से उससे लोअर, इस तरह से फैलेगा। अब जैसे कि अभी 2-3 साल पहले मोदी जी ने क्या किया था, जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि सभी घर पे झंडा होगा, हर घर तिरंगा होगा। उससे पहले भी लोग, इसका मन होता था तिरंगा लगाते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया तो अब सबके घर में आप देखोगे तिरंगा तिरंगा तिरंगा, जहां जाओ तिरंगा तिरंगा तिरंगा। एक बार उन्होंने कहा अगली बार 26 जनवरी 15 अगस्त को लोग खुद ही टांगने लगते हैं। तो अब 15 अगस्त 26 जनवरी को जितने पहले तिरंगे दिखते थे, उससे बहुत ज्यादा तिरंगा आपको फहराते हुए दिखता है, कितना प्राउडली। तो क्या हुआ, हायरार्की से डिफ्यूजन। ठीक है, हायरार्की से डिफ्यूजन होना स्टार्ट। तो इसको क्या कहते हैं, हायरार्किकल डिफ्यूजन, पदानुक्रमित प्रसार कहते हैं इसको कल्चर का। तीसरा क्या है, स्टिमुलस डिफ्यूजन, प्रेरक प्रसार। ठीक, कि आप किसी के आइडिया से प्रभावित हुए एंड उस आइडिया को आपने अपने स्थान पे, अपने समाज में, अपने फैमिली में उसको इंप्लीमेंट किया, एज अ कल्चर उसको लेके आ गए। जैसे अभी प्रेमानंद बाबा जी का चलता है ना, तो उनके कितने अच्छे अच्छे भाषण होते हैं जो वो ज्ञान देते हैं। तो एक व्यक्ति गया, उन्होंने उस ज्ञान को सुना, उस ज्ञान से वो प्रभावित हो गया, फिर उसको वो अपने समाज में, अपने फैमिली में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक कल्चर बन गया। जैसे कि मान लो कोई नॉनवेज खाता था, उन्होंने सुना कि अरे बाबा जी तो सही बातें कह रहे हैं, तो उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो क्या हुआ, एक कल्चर स्टिमुलस के द्वारा, एक समझ के द्वारा, एक आइडिया के द्वारा उनके फैमिली तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, लोकल लेवल पे आपने मॉडिफाई कर दिया। हो सकता है कोई सोचे कि अच्छा ठीक है, रोज तो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो हम छोड़ देते, अब 2 दिन नहीं खाएंगे, या फिर 2 दिन ही रोकेंगे, बाकी दिन हम लोग खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आइडिया को आपने लोकल लेवल पे मॉडिफाई करके जब प्रयुक्त करना शुरू किया, जब प्रयोग में लाना शुरू किया, उसको हम लोग स्टिमुलस डिफ्यूजन कहते हैं। आइडिया लोकल लेवल पे मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है जी, चलो आगे। रीलोकेशन डिफ्यूजन क्या है, कि एक कल्चरल ग्रुप एक जगह से माइग्रेट करके चला गया। जैसे कि बिहार के लोग माइग्रेट करके मान लो चले गए कहाँ, कहीं और, मान लो कि यूपी बिहार के लोग उस समय आजादी से पहले जब अंग्रेज लोग उठा के सूरीनाम ले गए। ठीक है, सूरीनाम में उनका पॉपुलेशन बसा, तो इनकी जो परंपराएं थी, मान लो छठ पूजा करना है, भाषा है उनका, वो एक नए जगह पे प्रसारित हो गया, वहां के लोग भी फिर भोजपुरी बोलने लग गए। ठीक है, या फिर मान लो करवा चौथ, करवा चौथ एक विशेष स्थान का त्योहार था, वो उठ गया पूरे इंडिया में मनने लगा। छठ पूजा, अब बिहार में छठ पूजा तुम साउथ में भी तुम्हें दिखाई देगी, तुमको पंजाब में, कश्मीर में भी दिखाई देगी, यूएसए में भी दिखाई देगी। तो जब एक स्थान के लोग दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो अपना कल्चर वहां पे स्प्रेड करते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं रीलोकेशन डिफ्यूजन। विस्थापन के कारण जब प्रसारित हो रहा है आपका कल्चर, तो उसको हम लोग कहते हैं रीलोकेशन डिफ्यूजन। तो ये 3-4 तरीकों से हम लोग डिफ्यूजन को समझ सकते हैं, डिफ्यूजन को देख सकते हैं। अब क्या क्या बाधाएं होती है डिफ्यूजन को, क्या क्या चीजें रोकती है। तो पहला, अब तो ये बहुत सारी चीजें अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी, जैसे फिजिकल एंटिटीज जो हैं वो प्रसार को, कल्चर के प्रसार को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ये प्राचीन काल से ही रहा है, क्योंकि आप माउंटेन पार नहीं कर सकते थे, आप ओशन पार नहीं कर सकते थे, तो आपका जो कल्चर है वो एक ही स्थान पे रह जाएगा, वो दूसरे स्थान पे डिफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रेवल ही नहीं कर रहे हो, आप जा ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जा रहा, कोई संबंध ही नहीं हो रहा है दो सोसाइटी के बीच में। ठीक है, उसके बाद कल्चर और संस्कृति, जहां पे लोग की कल्चर इतनी, हो सकता है रूडिमेंट्री हो, इतना मतलब वो अपने ही कल्चर में, अपने ही बिलीफ में, अपने ही भाषाई क्षेत्र में इतना ज्यादा जकड़े हुए हों कि वो दूसरे को एक्सेप्ट करना ही ना चाहते। ठीक है, दूसरे को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हो, तो आपका जो कल्चर है वो डिफ्यूज नहीं होगा, कल्चर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तीसरा क्या है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
आने जाने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, उसके कारण भी रुक सकता है। एब्जॉर्बिंग बैरियर्स क्या होते हैं कि सरकार ने ही रोक दिया हो, ठीक है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो कि ये नहीं होगा, हमारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो आप बैन ही लग गया कल्चर पे, जैसे तुम टिकटॉक नहीं चला सकते। यूएसए के लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, तुम लोग टिकटॉक पे नहीं बनाते हो, इंस्टा पे बनाते हो, है ना, तो टिकटॉक कल्चर खत्म हो गया इंडिया से, पूरी तरीके से गायब हो गया एक तरह से, लेकिन यूएसए में है। अब क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर की जो हायरार्की थी उसने रोक दिया, उसने बैन कर दिया। फिर कुछ लिमिटेड ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह तक परमिएबिलिटी होता ही नहीं है, वो मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि स्कूल का एग्जांपल, स्कूल में तुम्हें ड्रेस ही पहन के जाना, तुमको यूनिफॉर्म में ही जाना, तुम कोई अलग तरीके का फैशन करके नहीं जा सकते, ठीक है। स्कूल का जो एक तरीका होता है तुम उसी तरीके से वहां पे रहोगे, उसी टाइम पे खाओगे, वहां पे अब कोई नया कल्चर उस स्पेस को प्रभावित नहीं कर सकता है, वहां के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता है, जब तक उस बाउंडेशन के अंदर हुआ। उस बाउंडेशन के बाहर चले जाएंगे फिर उनको बाहर का कल्चर इम्पैक्ट कर रहा होगा, लेकिन स्कूल के अंदर दे आर वर्किंग स्कूल के कल्चर के हिसाब से। तो कुछ इस तरह के बैरियर्स भी आपको देखने को मिलता है जो कि कल्चर के डिफ्यूजन को रोक सकता है, रोकता है। ओके, अब एक शब्द आता है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन का मतलब होता है कि एक कल्चर दूसरा, मतलब सेम ही चीज एक तरह से समझो कि अकल्चरेशन क्या है, प्रोसेस है जब आप दूसरे के मल्टीपल कल्चर से सीखते रहते हैं, कल्चर का एक्सचेंज होता रहता है, इसको अकल्चरेशन कहते हैं, ठीक है जी। अकल्चरेशन क्या है कि आप अलग अलग एंटिटीज से, अलग अलग कल्चर से कुछ ना कुछ डिराइव कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, तो ये अकल्चरेशन। ओके, JW पॉवेल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि यूएस के थे, 1880 में इन्होंने अकल्चरेशन शब्द को दिया है। उन्होंने बताया था कि इथनोग्राफिकल स्टडी करते हुए उन्होंने समझा था इथनोग्राफी स्टडी क्या होता है, जब एक आप ग्रुप में जाके, ये पेपर 1 में हम लोग कवर करेंगे इथनोग्राफी क्या होता है, एक ग्रुप में जाके वहां पे रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे हम लोग अपने रिसर्च को ड्राइव करते हैं, तो इथनोग्राफिकल स्टडी से उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जब एक कल्चर, एक समूह ऑफ व्यक्ति दूसरे समूह ऑफ व्यक्ति के साथ एक्सचेंज करता है अपने आइडिया, जब वो बातें करते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो साइकोलॉजिकली एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, उनके आइडिया को ग्रेस्प करते हैं, ठीक है, इसको अकल्चरेशन कहा जाता है, ठीक है, समझे। चलो आगे चलें। कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है? जैसे पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी क्या होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स, अलग अलग एंटिटी जो हैं, अलग अलग जीव जंतु जो हैं, उनके आपसी संबंधों की स्टडी करते हैं। तो कल्चरल इकोलॉजी में क्या है, कल्चर और इन्वायरमेंट आपस में किस तरह जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक मनुष्य अपने, उसका जो कल्चर है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो बोली, कल्चर को डेफिनेशन समझ रहे हो ना, तो उसको समाज, उसको इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है, एंड इंसान का जो कल्चर है वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि एक तरफ से ह्यूमन कल्चर है, एक तरफ क्या है ह्यूमन कल्चर है, एंड दूसरी तरफ क्या है आपका, दूसरी तरफ है आपका इन्वायरमेंट। इन दोनों के बीच में किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं आइडियाज के, या फिर लर्निंग्स के, या फिर किसी ना किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोग कल्चरल इकोलॉजी में रखते हैं। ओके, कल्चरल इकोलॉजी क्या है कि इंसान के पास कुछ ना कुछ पावर तो है कि वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करे, एंड इन्वायरमेंट को भी पावर है कि वो ह्यूमन के जो व्यक्तित्व है, जो बाकी चीजें हैं उसको प्रभावित करे, रहन सहन, उठना फिरना, सब कुछ को प्रभावित करे। तो क्या कहता है कि इंसान के पास पावर है लेकिन वो पावर लिमिटेड। दूसरा, वो पावर हमेशा ही बेनिफिशियल नहीं होता है, वो हमेशा ही खुद ह्यूमंस के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा, एंड जो वहां का इन्वायरमेंट है, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए भी वो हार्मफुल हो सकता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का उदाहरण, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो नॉन राइस कल्टीवेटिंग स्टेट थे, यानी कि वो राज्य जहां पे राइस का प्रोडक्शन नहीं होता था, वहां पे अपना HYV सीड वगैरह इंट्रोड्यूस करके आपने राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इतना प्रोडक्शन कि देश का एक बहुत बड़ा भाग 2-3 स्टेट पे ही निर्भर करने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने क्या कहा, हमने तो अपना फायदा ले लिया इन्वायरमेंट से अपने कल्चर के थ्रू, लेकिन विद टाइम क्या हुआ, उस भूमि की उत्पादकता कम हुई, विद टाइम क्या हुआ, वहां पे बाकी चैलेंजेस आने लगे, विद टाइम वहां पे क्या हुआ कि वहां पे आर्सेनिक मिलने लगा ग्राउंड वाटर में, क्योंकि हमने इतनी खाद वहां पे छिड़क दिया, उसके कारण क्या हुआ, हमें ही अल्टीमेटली घाटा होने लग गया, है ना।
तो जब हम लोग कल्चरल इकोलॉजी की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान देते हैं कि हम इन्वायरमेंट को हर तरफ से प्रभावित अगर करेंगे तो इन्वायरमेंट भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमको प्रभावित करेगा ही, हमारे समाज को प्रभावित करेगा ही। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही ऐसा इंटरेक्शन का सिस्टम हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं जहां पे विन विन सिचुएशन, ह्यूमंस के लिए भी विन जीत हो और इन्वायरमेंट के लिए भी जीत हो, क्योंकि इफ वी आर डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट वो अल्टीमेटली हमको प्रभावित करेगा, हमारे हर चीज को प्रभावित करेगा। ओके, अब ये जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशन की बात करते हैं, ये टू वे इंटरेक्शन है, ये सब लोग जानते हैं, हमारा आर्ट कल्चर रहन सहन खाना पीना अडेप्टेशन सब कुछ इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। तो इसके दो तीन चीजें आती है जिसमें डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म ये सारी चीजें आप लोग जानते हो क्या होता है। तो पहला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज ऑल पावरफुल। बताओ मेरे को किसने ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कौन से स्कॉलर ने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात की थी, कमेंट में बताना अभी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन कल्चर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट हम लोगों का सोचना समझना से लेके उठना फिरना रहना हर चीज को प्रभावित करती है। कल्चरल के एक्सचेंज तक को इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। इसमें एक स्टेटमेंट भी आता है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, हमारे खून में मिट्टी धरती बह रहा है, हमारा अस्थि मज्जाओं में भी धरती है। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन का जवाब देना। तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा क्या आता है? पॉसिबिलिज्म आता है, संभाव्यवाद। इसमें क्या कहता है, भले ही इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको हर चीज को ड्राइव करता है, हर चीज को चलाता है, लेकिन ह्यूमन एक एक्टिव एजेंट है जो कि इस इन्वायरमेंट के इंपैक्ट के अंदर भी अपनी संभावनाएं तलाश करता है और अपने कल्चर को तो शेप करता ही है, साथ के साथ इन्वायरमेंट को भी शेप करता है। ये क्या है? ये पॉसिबिलिज्म, जहां पे ह्यूमन को आपने सेंटर में रखा। फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में ये आप देखते हो, विडाल डिला ब्लाश की बातों में आप लोग देखते हो पॉसिबिलिज्म। ठीक है, यानी कि मैन पॉसिबिलिटी ढूंढता है, पॉसिबिलिटी तलाशता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है डिस्पाइट इन्वायरमेंट हमको चैलेंज करे, चाहे हम कुछ भी करें। ये क्लियर हुआ? आगे चलो, फिर परसेप्शन की बात आती है कि ये एक इंटरेस्टिंग इसमें ये आता है कि इन्वायरमेंट वैसा है जैसा हम उसको परसीव करते हैं, यानी हमारे दिमाग में हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे नॉलेज, हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे हम अपने सराउंडिंग को परसीव करते हैं। जैसे कि मान लो तुम बनारस घूमने आए एंड बनारस में तुम जिस दुकान पे जाओ 10 रुपए का समोसा 50 रुपए में दे, तुमको लूटे, मंदिर घुमाने के नाम पे कोई 500 मांग ले, कोई नाव पे ले जाने के नाम पे 2000 रुपए मांग ले, और एक आदमी आया जो कि आराम से 10-20 रुपए का खाया घूमा फिरा सब कुछ। तो आप दोनों का इस इन्वायरमेंट का जो परसेप्शन है वो अलग है। आपको यार बनारस तो बहुत महंगी जगह है, लोग सब लूटते हैं, दूसरा कहेगा बनारस बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत शांति मिली। एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही स्पेस है, एक ही में तुमने इंटरेक्ट किया, लेकिन तुम दोनों के लिए अलग अलग समझ तुम डेवलप कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट का। ये किसके थ्रू हुआ? ह्यूमन परसेप्शन के थ्रू। तो रियल इन्वायरमेंट वो है, परसेप्शन में हम लोग जब देखते हैं, रियल इन्वायरमेंट वो है जो हमारे दिमाग में, जो हमारे नॉलेज इमोशन एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे हम परसीव करते हैं इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे परसीव्ड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ओके, ये सारे ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनको आपको याद करना। ठीक है, अब ह्यूमन क्या है? मॉडिफायर ऑफ अर्थ है। हम पेड़ काट देते हैं, डैम बना रहे हैं, नदियों को रोक सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, जहां पे जितना उगाना है वो चीज उतना उगा सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी का डेवलप करते हैं तो जिसके हम रिसोर्सेज को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्रयोग अलग तरीके से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का हम लोग खोज करके उससे हवाई जहाज बना के उड़ा सकते हैं और नई नई चीजें ढूंढ सकते हैं। तो ह्यूमन क्या है? मॉडिफायर ऑफ अर्थ की तरह एक्ट करता है। इसके क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ चीज। तो ह्यूमन क्या है? मॉडिफायर ऑफ अर्थ है, इस बात को समझ लेना। अब कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है? कल्चरल इंटीग्रेशन कहता है कि चाहे तुम कल्चर को अलग अलग देखो, एक आइडेंटिटी, तुम जब कल्चर को समझोगे तो कल्चर तुम्हें अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन सारे कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ना केवल कनेक्टेड है, एक कल्चर दूसरे कल्चर
के ऊपर डिपेंड भी करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट। यानी कि कोई भी कल्चर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करे आज के समय में, खास करके आइसोलेशन, कल्चर का जो आइसोलेशन है वो एक रेयर फिनोमिना है। ओके, तो कल्चर इंटीग्रेशन से हम क्या समझते हैं कि सारे कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट कल्चर भी जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल। अब कल्चरल कॉम्प्लेक्स की, कल्चरल सिस्टम की बात करें, इसमें हम कल्चर को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो ट्रेट्स को नहीं देख रहे होते हैं, अलग अलग ट्रेट को नहीं देख रहे होते हैं, ये ट्रेट आपस में कैसे डिपेंडेंट है, एक पे बदलाव आता है तो दूसरे में कैसे बदलाव आएगा, एक के चेंज का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर कैसे हमें देखने को मिलता है, ये सारे कनेक्शन को समझना है तो हमें कल्चर को एज अ कॉम्प्लेक्स देखते हैं, है ना। कल्चरल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, और ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी जो है इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे से डिराइव करते हैं नॉलेज को। ठीक है, तो ये क्या था, कल्चरल इंटीग्रेशन। अब कल्चरल लैंडस्केप क्या है, कल्चरल लैंडस्केप में मूल रूप से हम उन सभी चीजों को देखते हैं जो कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर हमें दिखाई दे। यानी एक एरियल व्यू तुम सिटी का लो तो कुछ ना कुछ उस सिटी के बारे में तुम समझ सकते हो कि वहां पे बिल्डिंग्स कैसे हैं, वहां पे रोड कैसे हैं, वहां पे फार्म कैसा है ना, वहां पे सेटलमेंट का पैटर्न कैसे है, सेटलमेंट पास पास है कि सेटलमेंट दूर दूर है, सेटलमेंट का शेप कैसा है। ठीक है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कल्चरल की चीजें, ये जो लोग स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कैसे कर रहे हैं। तो जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कल्चरल लैंडस्केप को देख रहे होते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं। इसमें हमने नेचुरल लैंडस्केप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है अपने पुरुषार्थ से, अपने कैपेबिलिटी से, कैसे हमने कल्चर को शेप किया है, नेचर को शेप किया है, इसका रिफ्लेक्शन हमें कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर दिखाई देता है। बेसिक क्या है कि हमने नेचर को कैसे किया, लेकिन इसके साथ साथ नेचर के मॉडिफिकेशन के ऊपर हम लोगों का इम्प्रिंट भी दिखाई देता है, हम लोग ने उस पर जो छाप छोड़ा हुआ है वो भी दिखाई देता है, इन फॉर्म ऑफ आर्ट, इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक वहां का, इन फॉर्म ऑफ फोक टेल वहां का, जो लोक कथाएं हैं, जो दंत कथाएं, ठीक है, ये सभी मिलके क्या करता है, कल्चरल लैंडस्केप बनाता है। और कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर हम लोग क्या बात करते हैं कि क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है कि वो एक्सप्लोर करेगा, वो कल्चर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोर तो जरूर करेगा, यानी कि वो नए नए चीजों को ढूंढने की कोशिश करेगा, नए नए जगहों पे जाने की कोशिश करेगा, नए नए जगह पे सेटल होने की कोशिश करेगा। और जब वो नए जगह पे सेटल करेगा तो जाहिर सी बात है कि अपना जो आइडिया है उसका, जो अपना कल्चर है उसका, वो वहां पे एक्सपेंड करेगा, वहां पे बांटेगा लोगों के साथ, है ना। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि कल्चरल लैंडस्केप में ह्यूमन का मूवमेंट, ह्यूमन का एक्सप्लोरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो आज हम लोग यही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग कल्चरल अर्थ के बारे में, उद्गम स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे कि कल्चर का उद्गम स्थल हम कैसे देखते हैं, ह्यूमन का उद्गम स्थल क्या है। तो इसको इस तरह से हम लोग कल्चर पे चलाते चलाते हम लोग फिर ट्राइब्स, रेसेस, इसको भी इसी के अंतर्गत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, और क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। आप सजेशन दोगे तो उस सजेशन को मान के हम और क्लासेस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इंटरेक्शन होना चाहिए, आप बताओ नीचे आके, ठीक है, कमेंट करना, लाइव में नहीं, ऐसे कमेंट करना। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, प्लीज डाउनलोड द ऐप, ऐप पे जाइए, और ये टेस्ट एंड ये जो हमारा कोर्स है नेट के लिए, जो ज्योग्राफी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एंड जो पेपर 1 के लिए कर रहे हैं सिर्फ, वो पेपर 1 का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन जो ये कोर्स लेगा उसमें पेपर 1 इंक्लूडेड है, पेपर 2 इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।